Hello everyone. In the last lecture, we were discussing about Maxwell theory, and that is electromagnetic theory, which we're considering that anything in this universe is behave like matter is behave like a wave. Okay. So today we will discuss about electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum क्या होता है प्यारे बच्चों, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपको पता है लाइट इज एन वेव, और लाइट जो वेव है वो बहुत सारी अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है. और जो ये अलग अलग कंपोनेंट है लाइट में, इन अलग अलग कंपोनेंट को अगर मैं बात करूं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इन अलग अलग कंपोनेंट्स को या फिर डिफरेंट रेडिएशंस को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में रखते हैं तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आता है. और उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? arrangements of radiations, arrangement of different types of radiations in increasing order of wavelength, in increasing order of wavelength. तो ये हमारे पास क्या होता है अभी? ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि वेवलेंथ और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, मेरे पास मान लिया कि ये हमारे पास है और इसमें क्या है अभी, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. तो अभी क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास जो सबसे कम वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं वो रेडिएशंस हमारे पास कौन सी होती हैं? से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कॉस्मिक रेज की, कॉस्मिक रेज जो है वो सबसे कम वेवलेंथ की होती हैं. ओके. उसके बाद हमारे पास आती है गामा रेज, एक्स रेज. ठीक है, ये हमारे पास कौन सी आएंगी भी रेज? यहाँ पे हमारे पास रहती है गामा रेज. ओके. ये हमारे पास है एक्स रे. फिर हमारे पास है अल्ट्रावायलेट. ओके. एंड देन यू अल्ट्रावायलेट के बाद है हमारे पास विजिबल रेंज. विजिबल रेंज एक स्पेसिफिक रेंज है भी, जिस रेंज में हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो चीज़ों को देख पाता है. इस रेंज में ही हम सारी चीज़ों को विजिबल कर पाते हैं. और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है प्यारे बच्चों? ये रेंज हमारे पास होती है 400 से 700 नैनोमीटर. अच्छा, ये अब्रप्टली है. ठीक है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक हमारे पास ये रेंज होती है. और आप लोगों को याद है जिस टाइम हम व्हाइट लाइट को स्प्लिट करते हैं तो 7 कलर कौन कौन से आते हैं? विब ग्योर. क्या बनता है हमारे पास भी? विब ग्योर बनता है. ठीक है. और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हम लोगों ने इसे पुट कर रखा है. विजिबल के बाद हमारे पास आता है इंफ्रारेड. ठीक है, दैट इज इंफ्रारेड. और इंफ्रारेड के बाद हमारे पास आता है माइक्रोवेव्स. ओके. और द लास्ट वन इज रेडियो वेव्स. हमारे पास जो आखिरी की रेज बचती है बेटा वो क्या होती हैं? वो होती है रेडियो वेव्स. So this is electromagnetic spectrum in which the different type of radiations are put in increasing order of wavelength, और आप कह सकते हैं decreasing order of frequency. Decreasing order of frequency. हमने इनको increasing order of wavelength में रखा है और decreasing order of frequency में रखा है. तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सबसे पहले आते हैं कॉस्मिक रेज और गामा रेज. गामा रेज आप लोगों को पता है जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो 3 टाइप की रेडिएशन एमिट करता है. कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा. और गामा रेज एक्चुअल में क्या होते हैं? फोटोन होते हैं. फोटोन क्या होता है वो हम नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे. फिर हमारे पास बात आती है एक्सरे की. मैंने आप लोगों को बताया था अगर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक ऑब्जेक्ट पे डालते हैं तो वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं. आपको पता है बोन ब्रेकेज में हम लोग क्या लेते हैं? एक्सरे. अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है. विजिबल रेंज हमारे पास 400 से 700 नैनोमीटर है, जिस रेंज में हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं अगर वो इस पर्टिकुलर रेंज में आता है, और जिसके अंदर हमारे पास स्प्लिटिंग है अलग अलग कलर की, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. ठीक है.
फिर बात आती है इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड को हम लोग यूज करते हैं भी सिक्योरिटी पर्पज में। एंड देन माइक्रोवेव, आपको पता है माइक्रोवेव ओवन हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं। रेडियो वेव्स जो है बेटा वो यूज की जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे मोबाइल फोन्स या फिर जितने भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं उसमें सारे में रेडियो वेव्स यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एफएम की, ठीक है, तो इन सब में रेडियो वेव्स का यूज होता है। सो दिस इज called as electromagnetic spectrum in which different radiations of light are put in increasing order of wavelength. So this is about electromagnetic spectrum. Now we will discuss further. हमारे पास नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है limitations of which theory? Electromagnetic theory. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस रही? लिमिटेशंस है मतलब इसका कमियां क्या क्या रही इस थ्योरी में? तो इसको मैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो क्या क्या कमियां रही भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, उसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भाई कि हमारे पास क्या होती है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, कंटिन्यूअसली रेडिएशंस को एमिट करती रहती है। अगर कोई भी रेज जो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस को एमिट करती रहती है तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए? तो इसकी लिमिटेशंस में सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है ये भी समझना पड़ेगा भाई। ब्लैक बॉडी कोई भी ऐसी बॉडी है जो परफेक्टली एमिट कर लेती है या फिर परफेक्टली एब्जॉर्ब कर देती है सभी टाइप की रेडिएशंस को। तो अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जिन रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई भी। कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाई? हमारे पास क्या था, ब्लैक बॉडी कोई भी एक ऐसी बॉडी होती है विच इज परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या है भाई? विच इज परफेक्ट एमिटर और absorber, which is perfect emitter और absorber of the radiation। जो सारी टाइप की रेडिएशंस की परफेक्ट एब्जॉर्बर या फिर क्या हो, एमिटर हो, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी से निकलती है ना वो कौन सी रेडिएशन होती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो समझ में आया ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी कोई भी ऐसी बॉडी है जो परफेक्टली हर एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है या फिर एमिट कर सकती है। नाउ द थिंग इज कि हमारे पास जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ना वो कभी बनती नहीं है, ये भी ध्यान रखना बेटा। तो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती क्या है? हम लोग मान लिया कि हमने एक आयरन का बहुत बड़ा बार लिया। आयरन जो है वो एक हैवी मेटल है और उसको हम लोग उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करते रहे। आयरन को हम लोगों ने हीट करना शुरू करा। ठीक है भाई, आयरन को हीट करना शुरू करा तो हमारे पास जो कलर था आयरन का, सबसे पहले हमारे पास कैसा कलर आया? रेड कलर आया। ठीक है, और रेड कलर से उसका कलर जो है येलो में चेंज हो गया, येलो से उसका कलर जो है वो व्हाइट में चेंज हो गया। मतलब क्या, आयरन को हमने हीट करा, रेड कलर आया, उसको फर्दर हीट करा, येलो कलर आया। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर मेटल को जो एक हमारे पास जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक मेल्ट करते हैं तो जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की है। क्योंकि भाई मैंने अभी आपको बताया था विबग्योर, ठीक है, अगर वो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं, हमारे पास जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं क्या है भाई? रेडिएशंस एमिट जो इस बॉडी से हो रही है वो डिफरेंट वेवलेंथ की है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे पास रेडिएशंस हैं वो कंटिन्यूअसली एमिट होती हैं। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से माने तो जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं हमारे पास वो कंटिन्यूअसली कब एमिट होंगी? वो कंटिन्यूअसली उस टाइम एमिट होंगी भी जिस टाइम वो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी पे डिपेंड करें। किस पे डिपेंड करें?
इंटेंसिटी पे। अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, वो कंटिन्यूअसली एमिट होनी चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअसली एमिट होंगी तो वो किस पे डिपेंड करेंगी, इंटेंसिटी पे। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है भाई, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात माने तो हमारे पास रेडिएशंस जो कंटिन्यूअसली एमिट होती हैं वो इंटेंसिटी के डिपेंडेंट होती हैं और एम्पलीट्यूड के डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। अब अगर वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती तो भाई हमारे पास ये तो चीज गलत आ रही है। जिस टाइम हमने आयरन को हीट करा है तो वेवलेंथ चेंज हो रही है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूअसली एमिट होती हैं और वो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेंगी, ना कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे, ये गलत बात थी। एक्चुअल में जो रेडिएशन एमिट हो रही थी जिस टाइम हम लोगों ने ब्लैक बॉडी या फिर एक पर्टिकुलर बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, दैट इज एन आयरन बार, ठीक है, उसको हम जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ जो है वो लाइट की बदल रही थी। सो सबसे पहली लिमिटेशंस है कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को क्या नहीं कर पाए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के हिसाब से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं वो किसके डिपेंडेंट होते हैं, जो वेवलेंथ डिपेंडेंट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने कंसिडर नहीं करा था। तो सबसे पहले लिमिटेशंस क्या थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। व्हाई? द रीजन इज बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कंसिडर, ईएम थ्योरी लिख रहा हूं भी मैं, कंसिडर दैट radiations which are emitting from black body are dependent upon, किस पे डिपेंड करेगी भाई, इंटेंसिटी पे। किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, हमने एक्सपेरिमेंट करा उस टाइम किस पे डिपेंडेंट होती है, बट एक्चुअली दे डिपेंड अपॉन रेडिएशन एमिटेड विल डिपेंड अपॉन व्हाट, वेवलेंथ। जो रेडिएशन एमिटेड है वो किस पे डिपेंड करती है भाई, एक्चुअल वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग हो रही है, इसका मतलब रेडिएशंस का जो एमिशन है वो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी। सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी क्या होता है हमारे पास, सेकंड जो फैक्टर है जिसकी वजह से फेल हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक इफेक्ट है अभी, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से अगर स्ट्राइक कराते हैं किसी भी मेटल सरफेस को, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे क्या है, मैंने एक मेटल सरफेस लिया यहाँ पे, ठीक है, और उस मेटल सरफेस को एक बैटरी से जोड़ दिया भाई, ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक रिसीवर लगा हुआ था। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस चीज को स्टडी करने के लिए बनाया गया था भाई, ठीक है, ये एक ट्यूब टाइप में है हमारे पास, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। तो हुआ क्या, जिस टाइम हम लोगों ने इसके ऊपर लाइट डाली, यहाँ पे ये एक मेटल सरफेस था, इसके ऊपर लाइट आई, और लाइट डालते ही क्या हुआ, अगर ये लाइट कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की है, कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं न्यू नॉट, ये क्या है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई। ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से हम लोग किसी मेटल के ऊपर लाइट डालते हैं, और लाइट डालने से जो ये रिसीवर है, यहां से हमारे पास क्या निकलते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होके इसके ऊपर आ जाते हैं भाई, इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का जो इजेक्शन है उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इजेक्ट हो रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से, किस पे? एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे ना हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, और जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर न्यू नॉट। समझ में आ रही है भाई बात? कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे हम लोग यहाँ पे लाइट डालेंगे और उस लाइट के डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैसे फेल हुई? अगर हम मानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है भी, लाइट कॉन्टिन्यूसली आ रही है और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, जो भी लाइट आती अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी, जो भी लाइट हमारे पास आती, जैसे लाइट हमारे पास यहाँ पे आ रही है, तो वो लाइट जो है वो उस मेटल सरफेस पे क्या होनी चाहिए थी? एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी, और मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब होके इकट्ठी होनी चाहिए थी। ठीक है, अब क्योंकि कंटिन्यूसली लाइट आ रही है और कंटिन्यूसली लाइट आ रही है, तो हर एक फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है ना, वो इससे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करनी चाहिए थी। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी जो हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट है, हर एक फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसे क्या करना था अभी? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना था। एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर है तभी इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। तो इसको हम बोलते हैं भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और उसके बाद एक और थ्योरी आई जिसको बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जिसने हमें बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है। तो इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम लोग पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करा। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है भाई? ये हमारे पास बात हुई लिमिटेशंस की, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक और तीसरी लिमिटेशन हमारे पास है भाई, वो है स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा, जो कि लाइट के वेव नेचर से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम लोग लाइट का अगर वेव नेचर नहीं है तो लाइट का कैसा नेचर है वो डिस्कस करेंगे। दैट इज टू बी टोल्ड बाय मिस्टर प्लांक। तो प्लांक्स ने क्या बताया था अभी हम पढ़ लेते हैं प्लांक्स थ्योरी के बारे में। प्लांक्स ने क्या बताया? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास जो लाइट है ना, वो कंटिन्यूअसली नहीं आती। लाइट जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में आती है प्यारे बच्चों, ना कि लाइट कंटिन्यूअसली आती है। तो लाइट कैसे आती है? लाइट्स आती है डिसकंटिन्यूअसली। तो लाइट डिसकंटिन्यूअस होती है, और डिसकंटिन्यूअस होने के साथ साथ हमारे पास क्या होती है? पार्टिकल नेचर की होती है अभी। और जो ये लाइट्स के पैकेट्स है ना, इन पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं, एक पैकेट को क्वांटम। ठीक है, एक से ज्यादा पैकेट्स हो तो उसको बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, तो लाइट जो हमारे पास आती है वो पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं। मतलब ऐसा हो रहा होगा, अगर आप किसी रूम में बैठे हो, कोई लाइट सोर्स है, जैसे बल्ब है आपके पास, तो उससे कुछ पैकेट्स जो हैं वो आपके पास आ रहे होंगे। लाइट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड दैट पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा या फिर क्वांटम।